भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात, ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से स्वर्ग से जन्नत से, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक लंबे अरसे तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी में राजनीति की और उस दौरान वो मंत्री भी रहे, कई बड़े पदों पर रहे, लेकिन एक ख्वाहिश उनके दिल में हमेशा से थी और वो थी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की, और इसका वो कई बार इजहार भी कर चुके हैं। उसके बाद जब उनको लगा कि कांग्रेस में उनकी वैल्यू नहीं है, कांग्रेस उनको नजरअंदाज कर रही है, तो फिर उन्होंने रास्ता अलग किया, बीजेपी में आ गए। और अब उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद बीजेपी भी उनकी कद्र नहीं कर रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। अब सवाल यह है कि उनको जेजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? क्या सिर्फ उचाना और हिसार की लोकसभा, उचाना की विधानसभा और हिसार लोकसभा सीट के लिए, या फिर कुछ और बात है, या फिर बीजेपी में रहकर भी उनको वो सब कुछ नहीं मिला जिसके वो ख्वाहिशमंद थे? और वीरेंद्र सिंह ने आज एक रैली की जींद के अंदर और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी जेजेपी का समझौता चलेगा तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात, कई बयान थे। एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अब यह समझ में आ सकता है कि अगर गठबंधन रहेगा तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेंगे बीजेपी के अंदर, और अगर वीरेंद्र सिंह रहेंगे तो शायद गठबंधन नहीं रहेगा, तभी वो रहेंगे। इस तरह की अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह के फैसले होते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही और कहा कि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि जेजेपी वोट दिला देगी, इनको खुद अपनी नहीं मिलनी तो हमें क्या दिलवाएगी। मैं गांव में जाकर एक तो कह दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ था, यानी किसानों के आंदोलन की बात उन्होंने की, महिला पहलवानों के आंदोलन की उन्होंने बात कही और कहा कि बीजेपी को गलतफहमी है। किस तरह की गलतफहमी है, सुनिए उनकी जुबान से। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसान में भी न्यारा चाले है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाले है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारी साथ था। ये कोई छोटी बात है क्या? बात सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयानों की नहीं, उनकी रैली की नहीं, कितनी भीड़ आई नहीं आई, मंच भरा हुआ था, मैदान भरा हुआ था, खाली था, वो अलग बातें होंगी, उस पर चर्चा भी करेंगे। बात यह है कि उनके इस तरह के बयानों के मायने क्या हैं। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में किस तरह की ताकत रखते हैं राजनीति में, बीजेपी में रहते हुए वो बीजेपी को क्या फायदा देंगे या कितना फायदा उनसे पहुंचा है, और बीजेपी में नहीं हुए तो उसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा, गठबंधन के साथ बीजेपी को कितना फायदा होगा, गठबंधन के बिना बीजेपी को कितना नुकसान होगा, गठबंधन के साथ जेजेपी को कितना फायदा होगा, गठबंधन के बिना जेजेपी को कितना नुकसान होगा। वीरेंद्र सिंह आने वाले वक्त में किस तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्या अलग रहकर दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे या फिर किसी और पार्टी में अपना भविष्य देखेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही और वो बात थी बीजेपी को सत्ता में लाने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं कौन है जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन नेताओं का जिक्र करते उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होते तो फिर सत्ता में नहीं आती, हमारा योगदान है सत्ता में लाने का, वरना सौदा ही नहीं था। उनका यह बयान भी सुनिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह
राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को खुद दिया। मैं तो ये वो बयान थे जो इस वक्त चर्चा में शामिल रहेंगे। इनके आधार पर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। हर एक पार्टी की अपनी बात होती है। चुनाव की वजह से, आने वाले वक्त में जो चुनाव होना उसकी वजह से माहौल गरमाने लगा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, मेरी आवाज सुनो, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या उसके अलावा उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से दीपकमल सहारण जी जुड़ चुके हैं, रमन सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन सुडोल जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के तरफ से जो बयान आए हैं गठबंधन को लेकर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी गठबंधन में रहेगी तो फिर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेगा। किसको चुनेगी बीजेपी, लोग ये पूछ रहे हैं। आप कह रहे थे कि हम एक एक कार्यकर्ता को बहुत अहम मानते हैं, उसको मनाते हैं, रूठने नहीं देते। जी, निश्चित तौर पे मैंने आज दिन में आपसे बातचीत में यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जो कि कार्यकर्ता पहले होता है नेता बाद में बनता है, वो महत्वपूर्ण है। हम अपने परिवार से किसी एक भी कार्यकर्ता, नेता या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का रूठना या जाना, वो हम उसको अच्छा नहीं मानते। हम प्रयास करते हैं कि कोई भी हमारे कुनबे से, हमारे परिवार से बिछड़े नहीं। जहां तक आज की चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली है या उनके बयान हैं, उनको लेकर कुछ चीजें शीशे की तरह साफ हैं। मसलन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला या जजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहेगा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो आज जब वो रैली कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह तय करने का दिन है ही नहीं, आज ये अवसर था ही नहीं जब ये तय होना हो कि हम और जजपा इकट्ठे हैं अथवा नहीं। आज की तारीख में जब वो रैली कर रहे थे जींद में, तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में रहकर पार्टियों, दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से हरियाणा को एक स्थिर और स्थायी सरकार देने का, बेहतरीन सरकार देने का काम कर रहे हैं। इस गठबंधन का निर्णय नासिर भाई जब हुआ था 2019 में, मैं फिर से कहूंगा कि 2019 का चुनाव हमने और जजपा ने आमने सामने लड़ा था, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे, और हम अलग अलग घोषणा पत्र, अलग अलग संविधान वाले दल, अलग अलग नेताओं वाले दल एक दूसरे के सामने लड़ते हुए हरियाणा की जनता के पास जनादेश मांगने गए थे। हरियाणा की जनता ने जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट, आप उसको कह सकते हैं, जो मैंडेट दिया, उसकी आवश्यकता, उसकी विवशता और मौके की प्रदेश के हित में जो जरूरत थी, उसका मूल्यांकन करके दोनों दलों ने तय किया कि हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारे साथ आने से प्रदेश का भला होगा, सरकार हम अच्छी दे पाएंगे, तो हम इकट्ठे आए। जब इकट्ठे आए तो किसी ने यह घोषणा नहीं की थी, मैंने जेजेपी के किसी नेता के मुंह से भी नहीं सुना, भारतीय जनता पार्टी में से भी हमने किसी ने नहीं कहा कि हम अनंत काल के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, हम ऐसा कोई गठबंधन बना रहे हैं जिस पर कभी पुनर्विचार किया ही नहीं जा सकता। जैसे अलग दल गठजोड़ में आए थे, कभी समय की आवश्यकता होगी, मनभेद मतभेद भी हो सकते हैं, अलग अलग राह चुनने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन 5 साल इकट्ठे रहकर, जैसा 5 साल के लिए जनादेश आया सरकार चलाएंगे, तो हम 5 साल की इस प्रतिबद्धता पर आज भी
कायम हैं। ठीक है सर। अब जिस दिन चुनाव के लिए अगले चुनाव के लिए जाएंगे, तब दोनों दलों के नेता और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व, इनके यहां इनका नेतृत्व जेजेपी में, वो विचार करेंगे समय की परिस्थितियों की जैसी आवश्यकता होगी। उस घड़ी उस पल चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो राय है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज की तारीख में, तो और उस दिन तक भी हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन उनकी बात, उनकी आवाज जो उन्होंने आज सुनाने का प्रयास किया, उनकी भावनाओं की कद्र करेगी। मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। आज जो उन्होंने मन की बात या अपनी बात सुनाने का प्रयास किया है, अब तक भी सुनी ही है, आगे भी जब निर्णय लिया जाएगा सुनी जाएगी, परंतु निर्णय किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की राय के आधार पर भाजपा में नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, दीप कमल सारन जी, कई तो आरोप लगाए उन्होंने कि बीजेपी बहुत भ्रष्टाचार कर रही है, और एक नेता को ऐसा मान लिया कि शायद आसमान से कोई अवतार आया है, दुष्यंत चौटाला जी के लिए कह रहे थे। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी को गलतफहमी है, बीजेपी को गलतफहमी है जेजेपी को लेकर कि हमें वोट दिलवाएंगे, इनके खुद के पास वोट नहीं है। देखिए नासिर जी, गलतफहमी तो अब किसको है? भारतीय जनता पार्टी जैसी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उनको गलतफहमी है, या फिर बीरेंद्र सिंह जी को गलतफहमी है कि वो आज के दिन भी रेलिवेंस हैं, उनका रेलिवेंट है हरियाणा की राजनीति में, और कुछ 10-20 सीटों पर वो कुछ फ़र्क रख सकते हैं। ये देखने वाली बात है, लोग जानते हैं इस बात को कि गलतफहमी किसे है। बीरेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं जो इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उनका कद बड़ा होता था, उनका रोल भी बड़ा होता था। केंद्र में मंत्री रहे स्टील इस्पात के, और ग्रामीण विकास के मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में वो वित्त मंत्री और बड़े बड़े पदों पर रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सिकुड़ कर सिमट कर एक उचाना सीट, एक दुष्यंत चौटाला, जेजेपी का विरोध, बस इन बातों तक रह गए। उन्होंने पूरी अपनी जो आयोजन था ये मेरी आवाज़ सुनो, ये दुष्यंत चौटाला को ही समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके भाषण के आखिरी के जो सारे 5-7 मिनट थे जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारा उन्होंने धुरी बना दी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलने के लिए, बातें करने के लिए। और यही काम पूरा परिवार पिछले 6 महीने से उचाना के गाँवों में जाकर वहाँ के चौराहों पर कर रहा है, वही काम आज की रैली में किया। मैं मानता हूँ कि उचाना के लोगों को भी इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हमारी पार्टी, क्योंकि हमें तो पता है कि वो हमारे धुर विरोधी हैं, वो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। उनकी एक भी लाइन जो है वो अप्रत्याशित नहीं है हमारे लिए, वो हमेशा खिलाफ ही बोलते हैं और खिलाफ ही बोलेंगे, और उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतना ज़्यादा बोलते हैं कि अब लोगों को भी अंतर नहीं पड़ता है, लोग भी उसको सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, हमेशा इनका तो यही काम है, ये तो बेबुनियाद की बातें ही करते हैं। अब उन्होंने पिछले 40-50 साल की राजनीति में किसानों के लिए क्या किया? क्या उन्होंने एक लाइन बोली आज के कार्यक्रम में, जब वो कह रहे थे कि मैं किसानों का हितैषी बनूंगा, उनकी आवाज़ सुनाऊंगा, उनकी आवाज़ उठाऊंगा? कुछ नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने क्या किया। वो तो ये भी कह रहे थे कि जब बीजेपी का कोई नेता किसान आंदोलन के वक्त में साथ में नहीं था, मैं गया था, अकेला वीरेंद्र सिंह था, तो और क्या करेंगे जब एक पार्टी के नेता अलग एक तरफ और वो अलग राह पर हों? इससे जुड़ी हुई 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इससे ये भी साबित होता है कि बीरेंद्र सिंह बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं, बहुत जल्दी घबराकर लोगों के दबाव में आकर कोई भी अपना राजनीतिक बात परिवर्तित कर देते हैं, अपनी पार्टी के साथ भी नहीं रहते, अपनी सरकार के साथ भी नहीं रहते। दूसरी बात, उन्होंने जिक्र किया महिला पहलवानों के आंदोलन का और किसान आंदोलन का, कि मैं लोगों के बीच में जाकर ये कह दूंगा कि मैं तो तुम्हारे साथ था उस वक्त भी। क्या इन दोनों आंदोलनों का समर्थन बीरेंद्र सिंह ने चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए किया था? जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने आधार बताया है लोगों के बीच में जाने का अगले साल वोट मांगते वक्त, कि मैं किसान आंदोलन में तुम्हारे साथ था, मैं महिला पहलवानों के साथ था, क्या उन दोनों आंदोलनों का समर्थन वोट लेने के लिए उन्होंने किया था, जो वो इस बात की भूमिका बना रहे हैं पहले से? क्या उनके पास कोई विकास से जुड़ी हुई बात, क्या कोई पॉलिटिकल तर्क और नहीं बचे हैं जिसके आधार पर? एक और मेरा एक सवाल है, फिर मैं और भी सवालों के साथ आऊंगा, बहुत छोटी सी लाइन में आप 2-3 लाइन में जवाब दे देंगे। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के इन प्रहारों से जेजेपी असहज हो रही है कहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लोगों का फर्क नहीं पड़ता जेजेपी को, एक अभय चौटाला और दूसरे बीरेंद्र सिंह। चलिए, क्योंकि नहीं मैं बात पूरी कर लेता हूं, क्योंकि इन दोनों, अभय सिंह के अंदर तो घमंड है, अति आत्मविश्वास है और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उसी दिशा में धीरे धीरे थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बढ़ रहे हैं बीरेंद्र सिंह। अब अगर आप उनका अंदाज अगर आप देखेंगे, पहले के भाषणों में भी आज भी उनका अंदाज क्या है
कि बीरेंद्र सिंह ईमानदार है और सही है और बाकी सारे लोग बेईमान ठीक है हैं और गलत है। ठीक है। बीरेंद्र सिंह ताकतवर है और उसके आगे ना कांग्रेस पार्टी मजबूत है और ना ही बीजेपी मजबूत है। बीजेपी का भी सौदा है कि मैं नहीं, ये भी वो गिनवा रहे हैं कि मैं था, हम जैसे लोग थे तो बीजेपी की सरकार बनी, वैसे सरकार भी नहीं बननी थी। बीरेंद्र सिंह की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो कोई दखल रखते हैं इस लेवल का कि सरकार बनवा सके या किसी की सरकार बनने से रोक सके। ठीक है दीप कुमल जी, ये गलतफहमी है उनकी। मैं आ रहा हूं आपके पास, और रमन सिंह जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। रमन सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिन्होंने लंबे वक्त तक कांग्रेस की सेवा की लेकिन कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की, वो बार बार ये पहले कहते रहे और उनको अपना रास्ता दूसरी तरफ अख्तियार करना पड़ा। लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, गठबंधन बाकी रहता है, चुनाव होता है गठबंधन में, तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह वहां पर नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं अपने पुराने साथी को वापस लेने के लिए, या वो अगर ख्वाहिश जताते हैं, हालांकि उन्होंने अभी तो ऐसा नहीं कहा कि वो कांग्रेस में जाएंगे। देखिए, क्योंकि बीजेपी नासिर तो भाई, देखिए एक बात और मैं कह दूं कि बीजेपी कभी भी, जब भी बीजेपी के बिछड़े हुए लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो अपना लेते हैं अगर सही तरीके से रहते हैं। तो कांग्रेस का क्या रहता है? देखिए नासिर भाई, आपने 3 सवाल किए कि वो कांग्रेस में थे या सम्मान था या नहीं था। हाँ। वो पार्टी के सभी पदों पे रहे, वित्त मंत्री भी रहे, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी रहे, दूसरी स्टेटों में और भी तमाम पदों पे रहने के बावजूद चौधरी वीरेंद्र जी जब ये कह दें कि मुझे सम्मान कितना मिला है, तो वो उनको खुद अपने अंदर झांकना होगा। समय के साथ बदलने वाले कुछ लोग हैं जिनको आज हरियाणा की आवाम भी अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं और ये आज आगाज कोई पहली बार नहीं हुआ है, उससे पहले कहीं और जाना चाहेंगे। ये टकराव निरंतर काफी समय से है नासिर भाई, ये आज कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विपुल देव जी उचाना में आए थे, उन्होंने श्रीमती प्रेमलता जी के लिए कहा कि बहन प्रेमलता जी हमारी उम्मीदवार, काफी टकराव हुआ, वो अब तक चल रहा है और ये कोई आज पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये पहले से चल रहा है। हाँ, अगर कांग्रेस में मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे नेता हैं जो आना चाहते हैं, कोई सिर्फ माननीय चौधरी वीरेंद्र जी की बात नहीं है, और भी तमाम लीडर हैं। आने वाले समय में ये चीज भी आपको दिखाई देगी। लेकिन मैं उसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में हर किसी का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शर्तों के साथ कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है। अगर कोई अपनी शर्त रखेगा तो कांग्रेस को बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं। हाँ, कांग्रेस की शर्तों के साथ जो आना चाहता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो आए, उसका स्वागत है। और मैं ये भी बता दूं नासिर भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी से, और आने वाले समय में पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि आज हरियाणा में हालात ऐसे हैं कि हरियाणा की 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने जो 5 साल से लगातार ठगा और 5 साल पहले बीजेपी ने ठगा था, उस चीज को आकलन करते हुए लोगों ने आज एक ऐसा मन बना लिया, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, हर कोई तंग है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे विकेट गिरने जा रहे हैं, चाहे वो इनके मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये आने वाले दौर में सबको, हरियाणा की आवाम को देखने को मिलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातें आज की अच्छी लगी आपको? देखिए, चौधरी वीरेंद्र जी की बातों से हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को गलतफहमी है जेजेपी को लेकर और जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया, ये आप गलत मानते हैं इन बातों को? देखिए, मैं ये तो निरंतर ये जारी था पहले 5 साल से। चौधरी वीरेंद्र जी सो रहे थे 5 साल से, वो आज जागे हैं। ये तो चीजें निरंतर हरियाणा की आवाम इन चीजों से पीड़ित थी। अच्छा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र जी ने बहुत देर कर दी, ये सब जानते हैं। आज ठीक है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है उचाना को लेके, वो सब जानते हैं। दुष्यंत के साथ जो उनका टकराव है वो बीजेपी भी जानती है, जेजेपी भी जानती है, चौधरी वीरेंद्र जी भी जानते हैं और दुष्यंत चौटाला जी भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इन लड़ाई के बीच में उचाना को तो आज तक कुछ नहीं मिला ना। उचाना वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था। तो मेरा ये मानना है और ये कहना भी है कि ये सिर्फ एक बंदर बाट है इन लोगों की। वो आज हरियाणा की आवाम ने देख लिया, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं ये लोग, और इन्होंने जनता का वहां किसी का भला करना नहीं, ये सब जग जाहिर है। आज जमीन खिसक चुकी है, हर कोई भागना चाहता है दूसरी पार्टियों में, ये सच भी। ये सवाल आया निकल कर प्रोफेसर चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास कि जमीन खिसक चुकी है। मैं आऊंगा, पहले एक एक प्रतिक्रिया सबसे लेनी होगी। मनवीर चिल्लर जी, मनवीर जी, चौधरी वीरेंद्र के जो बयान थे आज बीजेपी को लेकर, जेजेपी को लेकर, कांग्रेस के जो पुराने नेता आए थे बीजेपी में, उनकी वजह से ही बीजेपी सत्ता तक पहुंच पाई है, ये सारी चीजें हैं।
कांग्रेस में वो रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं, जेजेपी से उनकी बनती नहीं है जरा सी भी। इनेलो के मंच पर वो अक्सर जाते हैं। तो ऐसे नेताओं की जरूरत आपको भी है जो प्रदेश में पहचान तो है उनकी, देश में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और जिस तरह से आज प्रदेश के हालातों पर उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए नासिर जी, आज की पूरी रैली में दो चीजें हैं देखने की। पॉलिटिकल मसाले में तो बीजेपी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हाँ। नासिर जी, मेरी आवाज मुझे वापस रिपीट हो रही है, प्लीज करेक्ट कराइए। जी आप बोलते रहिए, टीवी पर सही आ रही है फिलहाल आवाज जी। तो दो चीजें हैं, एक पॉलिटिकल मसाला है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी में जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही एक दूसरी चीज। सर आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही। आप अर्जुन सुडेल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी अर्जुन भाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके मंच पर भी आए थे, वो इनेलो से तो अच्छे रिश्ते हैं। तो अभी दीप कमल सारंग जी एक बात कह रहे थे कि जेजेपी के नेता, जेजेपी पार्टी दो लोगों की बातों को कभी सीरियस नहीं लेती, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह और एक अभय चौटाला। वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और अहंकार में है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह रास्ता भटक चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर कई बड़े आरोप लगा दिए और आज ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़ देंगे अगर गठबंधन रहा तो। जी नासिर जी, देखिए मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी तो इनके सपने में आते हैं। अभी अभय सिंह चौटाला जी का कोई जिक्र तक नहीं हुआ और ये पहले ही अभय सिंह चौटाला जी से ऐसे करने लगे। दूसरी बात, देखिए किसी बीजेपी में जाना, बीजेपी को छोड़ना, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना नीतिगत विचार हो सकता है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जेजेपी ने जो प्रदेश में घोटाले किए हैं वो सबके सामने है, और ये बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है। अगर बात करें तो अनेकों घोटाले, चाहे वो धन घोटाला रहा हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला रहा हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला रहा हो, राइस मिलों में चावल का घोटाला किया हो, छात्रवृत्ति घोटाला किया हो, और भी बहुत सारे घोटाले, अगर मैं गिनवाने बैठूं बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो ये बिल्कुल चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है, और इसीलिए उन्होंने बात की कि जेजेपी आज खत्म हो चुकी है। इनमें से नासिर भाई, इनमें से एक भी विषय का विस्तार पूछ लीजिए इनसे। आप बीच में ना बोलिए। एक नहीं, आपने 5-6 चीजें गिनवाई, इनमें से एक भी बात का विस्तार बता दीजिए कि क्या मतलब है उस बात का। दीप कमल जी, आप एक बार बताइए ना। आगे ठीक है, उन्होंने आपका सवाल सुन लिया जी। नहीं तो फिर आपको तो सुनाई दे रहा है ना नासिर जी मेरा सवाल। अर्जुन सुडेल जी, जो आपने घोटालों की बात कही उसमें एक घोटाले पर प्रकाश डाल दीजिए। एक को डिस्क्राइब करके बता दें एक बार, ये ठीक है। हाँ। एक का विस्तार बता दीजिए, कौन सा घोटाला कैसे हुआ था और कितने करोड़ का क्या हुआ था? देखिए दीप कमल, नासिर जी सारे घोटाले मैं अभी बताऊंगा, आप रुकिए, सब्र कीजिए। आप तो अभय चौटाला जी आपको तो सपने में दिखने लगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दूसरी नहीं भाई, नहीं दूसरी बात नहीं, आप एक का पहले बताओ, दूसरी बात बाद में चले जाना, दूसरी के बाद में चले जाना, पहले एक बात बताओ, पहले एक बात का एक घोटाला बताओ आप, कोई सा एक घोटाला बता दो आप। 3 साल से आप लोगों ने उनकी पहली जिक्र किया वैसी बिना एक बात बता दो अर्जुन भाई, एक बात बता दो, आप एक बात बता दो, कोई सी भी एक घोटाला बता दो कैसे हुआ था। नासिर जी आप बोलिए, अर्जुन जी आप बोलिए, मेरी बात सुनिए, बोलिए अर्जुन। देखिए अगर बीच में ऐसे डिस्क्रिप्ट कर, मैं आपसे, आपने 5-6 घोटाले गिनवाए, मैं आपसे एक घोटाले का तरीका और वो पूछ रहा हूँ ना कि कैसे हुआ था घोटाला। दीप कमल जी बीच में ना बोलिए भाई। मैं नहीं बोलूंगा, आप बता दीजिए, आप चुप करवा दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए। सुनेंगे ना, सुन तो लो, रट्टा लगा के थोड़े बोलना होता है। सुन तो लीजिए, बता रहे हो, सुन लीजिए ना, मैं बताऊंगा भाई। देखिए दीप कमल जी, एक आप बोलिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो बीच में बोलने का काम करते हैं आप लोग, सिर्फ ये घोटालों को छुपाने का ही काम करते हैं। मैं बता रहा हूं, अभी सरकार जाने दीजिए, जैसे ही आप सरकार से बाहर होंगे को बता देता हूं। और दूसरी बात, वो सब आप सबके सामने आएंगे। फिर कहां बताया आपने, कहां बताया? फिर आप आगे की बात कर रहे हैं, सरकार से जाएंगे तब क्या होगा? आपने जो आरोप लगा दिए उनमें से मैं तो एक का पूछ रहा हूं, एक का, सिर्फ किसी एक का बता दीजिए। नासिर जी देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है
ये कोई डिबेट का कोई तरीका नहीं है। आप टाइम निकालना है तो फिर नासिर जी से अपील कर करके टाइम अब निकाल दूसरी बात भी दीप चौहान जी, उनकी पहली प्रतिक्रिया बिना इंटरप्ट के हो जाए, क्योंकि हमारी कोशिश रही थी ये नहीं, हाँ, ये नहीं देखिए, ये तो फिर कुछ भी आरोप लगाते रहेंगे, ये बात थोड़े हुई। ये तो जैसे नॉन सीरियस नेता हैं इनके, वैसे ही नॉन सीरियस प्रवक्ता है, मैंने उनको बड़े फिर नॉन सीरियस प्रवक्ता हो गए। और क्या दीप चौहान जी, एक बार उनकी बात पूरी होने को दीजिए। डिस्क्राइब मैं आपके पास आ जाऊंगा सर, मैं आ जाऊंगा, एक बार उनकी बात पूरी होने कौन नॉन दीजिए, सीरियस है? आप बोलिए। देखिए जल्दी नासिर जी, ये बहुत गलत बात है। मैं डिबेट अर्जुन सुडैल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अर्जुन जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। नासिर जी, आपने सबको टाइम दिया। देखिए, झूठ बोलने के लिए टाइम नहीं दिया ना किसी को, हमें तो कोई झूठ बोलने के लिए टाइम नहीं दिया, आप झूठ बोलने के लिए टाइम निकाल रहे हो। अवतार बनकर गए थे। देखिए, ये आप बोलते रहिए अर्जुन सुडैल जी, आप बोलते रहिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। अब नहीं, ऐसे कैसे नासिर जी? आप बोलिए। चलो नासिर जी, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी का अवतार बनकर आए थे हरियाणा प्रदेश में, बीजेपी को जमुना पार की बात करते थे, आज उनकी गोदी में बैठे हुए। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस था, हरियाणा प्रदेश में इनको जगह नहीं मिली, जाकर के राजस्थान में मनाने का काम किया था। लोगों को खाटू श्याम और सालासर के नाम पर बसों में आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग बिल्कुल सामने आकर बोल रहे हैं। और मैं एक सबसे बड़ी बात नासिर जी, सवाल पूछिएगा कि हमने जब चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया था, वहां पर अनेकों दलों के नेता आए थे। क्या अपने सहयोगी जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में मिलकर सरकार चला रहे हैं बैठकर, वो क्या स्टेज पर नहीं आते इनके? उनको ही बुला लीजिए। चलो हो गया, ठीक है, घोटाले तो नहीं अर्जुन जी, अर्जुन जी ठीक है, कहाँ खड़ा है। ठीक है सर, ठीक है। आप मैं मनवीर जी की बात हो रही है। एक मिनट, ये बातें फिर छूट जाएंगी। चलिए जल्दी से दीप कुमार जी, जल्दी से। ये बातें छूट जाएंगी, फिर ये बातें छूट जाएंगी। देखिए हाँ, ये बातें छूट जाएंगी क्योंकि घोटाला तो ये एक भी नहीं बता पाए और कोई भी इनेलो का प्रवक्ता नेता नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ इनको 5-6 चीजों के नाम याद है, वो बोल देते हैं, एक का भी नहीं बता सकते। मैं तो पूछा आपसे कि आप अपने आप मेरा भी टाइम ले लीजिए, आप किसी एक घोटाले को डिस्क्राइब कर दीजिए, आप मेरा भी टाइम ले लीजिए। ये सियासी बातें मत कीजिए, ये राजनीतिक बातें मत कीजिए, आप एक भी घोटाले का तरीका बता दीजिए क्या हुआ था। चला रहे हो जिसके साथ उसको अपने स्टेज पे बुला लो। अब नासिर भाई ये नहीं, ये बातें रिपीट करे जा रहे हैं, पूछ रहा हूँ अर्जुन सुडैल जी, वो बातें नहीं। अब आप जल्दी से दीप कुमार जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे, फिर मनवीर जी से मुझे एक प्रतिक्रिया लेने, क्योंकि उनकी अधूरी बात रह गई थी। अर्जुन सुडैल जी एक मिनट, ठीक है, मैं आऊंगा सर दोबारा से, मैं भी इनके बीच में ठीक है सर, दोबारा से मैं इनके बीच में। अब ये वाली बहस मत कीजिए कि मैं भी इनके बीच में बोलूंगा, प्लीज पूछिएगा इनसे। ठीक है, नहीं देखो, मैंने कम से कम 4 बार ये कहा कि किसी एक घोटाले को डिस्क्राइब करके बता दीजिए, उसकी व्याख्या करके बता दीजिए कि कौन सा घोटाला कैसे क्या हुआ या कितने का हुआ। 4 बार पूछने के बाद भी इन्होंने नहीं बताया। बात कर रहे हैं सारी की सारी राजनीति की, उस रैली में ये हुआ था, उस रैली में ये हुआ था। हमारी रैली हमारी पार्टी की विशुद्ध रूप से रैली थी, हमारा आयोजन हमारी पार्टी का आयोजन। मैंने रैली की बात आपको बताई ना। ठीक है सर, अब कोई डॉक्टर मनवीर रुक जाइए, अब उस रैली पर हम नहीं करते, हम इस बार आज के टॉपिक पर रहते हैं। मैं आपकी तरह हाथ खड़े नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास जवाब नहीं है। डॉक्टर मनवीर जी, आप अपनी बात आपकी रह गई थी, अधूरी रह गई थी, आपसे बहुत से सवाल थे। डॉक्टर मनवीर जी, अब जवाब ही है नहीं आपके, बहुत सारे आरोप, कोई सी बात ऐसी, बहुत सारे आरोप पास चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक भी जेजेपी पर लगाया और अपनी पार्टी को अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है, है। एक तरीके की चुनौती दे दी कि भाई मैं चाहिए या फिर जेजेपी चाहिए, ये तय कर लो। और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी से अब लोग दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बयान था। मुख्य रूप से हुई एक पॉलिटिकल बात जिसमें यह था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ेंगे और छोड़ेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे, एक पॉलिटिकल मसाला। दूसरा, इसके साथ ही एक जनता का जन सरोकार का मुद्दा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन में जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार कराया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने भ्रष्टाचार को होने दिया। ये एक जन मुद्दा है, ये उन्होंने पहले भी आरोप लगाया, अभी भी आरोप लगाया है। और जेजेपी के प्रवक्ता साथी बार बार कह रहे हैं रजिस्ट्री घोटाला स्पष्ट है, सबके सामने है, शराब घोटाला सबके सामने है। अब वो आंकड़े और फिगर पूछ रहे हैं कि क्या आंकड़े और फिगर है। आंकड़े और फिगर तब आएगी जब आपकी सरकार जाएगी, अगली सरकार आएगी, जब आंकड़े और फिगर सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात देखने की है कि उन्होंने आज रैली का शीर्षक रखा मेरी आवाज सुनो।
क्योंकि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने एक रैली करके भीड़ बुला करके तब अपनी बात रखी, क्योंकि उनकी बात बीजेपी में नहीं सुनी जा रही थी। आप देखिए कि कैसी हालात है, कैसी एक सत्ता के नशे में चूर सरकार है, जो अपने एक कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री के भ्रष्टाचार के आरोपों का पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और उसका नेता उन आरोपों को लगाते हुए उससे अलग होने की बात कहता है। आप सोचिए कि एक केंद्रीय नेता के साथ ऐसा सलूक है, तो आम जनता, आम आदमी के साथ ही सरकार में क्या सलूक नासिर भाई, ठीक है। इसके साथ ही मैं एक दो चीजें और कहना चाहूंगा कि इस बात में कोई नासिर भाई, भी संदेह नहीं है एक मिनट कि बीजेपी पहली बार जब सत्ता में आई तब यही लोग दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके नेता आए थे जो इस पार्टी को सत्ता में लेके आए। बाद में ये जनता ने इसको नकार दिया और उन्होंने एक लूट तंत्र बना करके जेपीसी के साथ एक ठगबंधन बना करके सरकार चलाई, और इनमें होड़ लगी है कि कौन किसको ज्यादा लूटेगा, और जनता आज के दिन त्राही त्राही कर ठीक है रही है। मनवीर जी। रमन जी आप कुछ, मैं आ रहा हूं सर, मैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह से जब रमन जी कोई सवाल आप भी करना चाह रहे थे, इसमें एक दो लाइन का सवाल है आपका। हाँ, मैं देखिए नासिर भाई, चौधरी वीरेंद्र जी की एक सोच है कि उनको कोई भी पार्टी सम्मान नहीं देती, जाने और आने से पहले वो दोनों बातें कहते हैं। ये तो इतिहास गवाह के कांग्रेस ने उनको कितना मान सम्मान दिया, लेकिन चौधरी वीरेंद्र जी की झोली भरने में तो बीजेपी ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी वाइफ को, श्रीमती प्रेमलता जी को, उनको केंद्रीय उनको विधायक, बिल्कुल विधायक, वो केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, और आज सिर्फ एक स्वार्थ की रैली कही जा सकती है। ठीक है रमन, रैली छोड़ के अब जो सवाल उन्होंने उठाए, नासिर भाई सुनो तो सही, एक इनकी पार्टी में केंद्रीय मंत्री रहे हूं, और दीप कमल भाई का मैं सम्मान भी करता हूं, और वो जब स्टेज से एक बात कह दें कि भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था दुष्यंत के दौर में, तो उस बात के आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े तो तब आएंगे तब उनकी जांच और इंक्वायरियां बैठेंगी। पीडब्ल्यूडी घोटाला कोई छोटा घोटाला है क्या? हरियाणा के अंदर 9% पे टेंडर दिए गए हैं, इतिहास गवाह है, विधानसभा के पटल पे आवाजें गूंजी है। शराब घोटाला हो, क्या नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, और आज ठीक है रमन जी, अब ये बातें आ गई थी, वही इनेलो की तरह ये बातें तीनों तरफ से आ चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं, दीप कमल जी, दीप कमल कह रहे हैं, रमन जी एक मिनट, दीप कमल कह रहे हैं कि भाई इस पर प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, आंकड़े दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार जाएगी तब आपकी जांच करवाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं दीप कमल जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपने साफ साफ सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि चौधरी वीरेंद्र के बयान को हवाले से वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जेजेपी ने किया और बीजेपी ने भ्रष्टाचार करवाया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और हमारे गठबंधन का सवाल है, जो हमारे विपक्षी हैं, हम उनसे इस बात की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते ना आप उम्मीद कर सकते कि वे हमारी तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे आपके पैनल पर बैठकर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कहेंगे नहीं तो रहेंगे कहां? फिर ये तस्वीर में, सियासत की तस्वीर में दिखाई नहीं देंगे। रुक जाओ, सच कहने वालों, ये गलत बात है। सुनील जी एक मिनट, हाँ ठीक है, आप बोलिए चौहान साहब। प्रतिपक्ष का और साथ में सर वो सवाल भी उस पर आपका ध्यान रहे कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी तो उनको रैली करनी पड़ी अपनी आवाज सुनाने के लिए। मैं बात पूरी कर दूं? जी चौहान साहब, प्रतिपक्ष कुछ तो कहेगा तभी तो तस्वीर में रहेगा। इसी इनकी जरूरत के चलते हुए, इसी मजबूरी के चलते हुए कुछ ना कुछ तो कहते हैं, और ये कैसा कहते हैं और कैसा हास्यास्पद कहते हैं, उसका एक नमूना मैं आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस के हरियाणा में इस समय सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और वे सपने भी देखते हैं कि फिर से वो बन जाए, उनका बिटवा बन जाए, कहीं बिल्ली के भागों छीका टूट जाए। तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, मंच पर ये कहते सुने गए कि जिबते बीजेपी जेजेपी की सरकार आई, या जिबते बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा में एक ईंट को नहीं लागी। तो जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दर्जनों कॉलेज, दर्जनों अस्पताल,
सैकड़ों की संख्या में नए स्कूलों के भवन, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सड़कें और न जाने कितनी विकास के कार्य, विश्वविद्यालय नए बन गए। उनको बनते हुए देखकर भी ये कहने का दुस्साहस कर सकते हैं, कुतर्क कर सकते हैं कि एक ईंट को नहीं नासिर भाई, लगी। मुझे रिप्लाई ठीक उसी अंदाज में, मुझे पूरा करने दीजिए, बिल्कुल बीच में नहीं बोला मैं किसी के। ठीक उसी अंदाज में ये घोटालों की बात करते हैं, ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला। मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, खुले में दे रहा हूं। वैसे तो नासिर भाई दीप कमल जी ने भी दे दी। अब भाई मेरी बात पूरी होने दो। चुनौती सुन लीजिए रमन जी। हाँ, चुनौती मेरी सीधी सपाट सी ये है कि अगर इनको लगता है कि हमारे गठबंधन सहयोगी ने कोई ऐसा काम किया है जिसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है और इनके पास उसके कोई तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो ये सही जगह पर उसको रखें तो सही। इनके पास दर्जनों प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के उसमें मीडिया भी एक है। रुको 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 भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नासिर भाई इनको रुक जाओ भाई। नासिर भाई ये तरीका ठीक है क्या? बुलाए अरे रुक जाओ भाई। मैं मैं तो डिबेट छोड़ दूंगा। देखो अगर ये सुनील जी, वो बात दूसरी आ गई, मैं बात जल्दी मुझे से खत्म पूरी करते करने हैं। दे, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। बार बार दखल देंगे, मैं नए सिरे से शुरू करूंगा। नहीं, मैं नहीं, ये कहता हूं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अरे रुको भैया, बदतमीजी मत करो। सुनील जी एक मिनट। हाँ, मैं- तो मिला था नहीं मिला? अरे मैं खुला 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 न्योता दे रहा हूं भाई। अगर आपके पास ये जेजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा है, अगर किसी आपको प्रतिपक्षी, मिला था नहीं मिला अरे था? बावड़े रहोगे तुम, सुनना नहीं के आई बाई बको मेरे यार। जो बात कह रहा हूं वो सुन लो और उसका जवाब हो तो दे देना अपनी बारी में। मैं ये कह रहा दिया ना क्या हूं। आपको? अरे न्योता नहीं मिला क्या? सुनील जी, वो बात पागलपन की हद है ये। दिमाग ठीक है क्या इनका? बुद्धि में पत्थर पड़ गए सीधे से। मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनेलो वाले प्रवक्ता का मतलब दिमाग ठीक है सही में? मैं सभी प्रतिपक्षी पूरा ठीक है मित्रों को दिमाग। कौन सी बात का कहाँ बदतमीजी बोले जा रहे बंद हो? करके बात सुन लीजिए। ऐसे नासिर, बोले मैं जा रहे अगर हो आपको। अगर चार मुझे बार मेरी बोल बात दिया पूरी आपने। नहीं करने देना चाहते तो मुझे नासिर कह भाई, दीजिए, मैं मैं- डिबेट से चला जाऊंगा। नहीं सर, आप सभी एक बार में मत बोलिए ना। चौहान साहब आप जल्दी से अपनी नहीं, तो बात फिर पूरी आप कीजिए। जल्दी क्या होती है नासिर? जल्दी क्या होती है? आप मैं- बोलिए। मेरा आप एक वाक्य बोलिए। पूरे नहीं होने दे। आप चौहान जल्दी से साहब अपनी ने बात 10 खत्म मिनट कीजिए। खराब मैं कर चला दिए। जाऊंगा भाई, इतनी जल्दी है तो। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आप अपना वाक्य पूरा कीजिए। मैं ये खुले में चुनौती दे रहा हूं कि प्रतिपक्ष के जितने प्रवक्ता बैठे हैं, ये और इनके जो कथित नेता हैं प्रदेश में, अपने आप को रिप्लाई देना दिग्गज नासिर मानते भाई। हैं, हाँ। बड़े नेता मानते हैं, वे जो आरोप सरकार पर या सरकार के गठबंधन सहयोगी पर लगा रहे हैं, उनके प्रमाण सार्वजनिक करें। वो ठीक है। दर्जनों प्लेटफॉर्म है जहां दे सकते हैं, उसमें एक मीडिया भी है। ठीक है सर। आपके चैनल पर यह हुआ नासिर है भाई, ठीक है कि सर। इनसे कहा गया कि ठीक एक भी कोई ऐसी बात ठीक से कर नहीं पाए। आंकड़ों की बात और सुन नासिर, लीजिए। ठीक। एक नासिर, आंकड़ों की नासिर, बात। एक मैं- आंकड़ों चौहान की साहब, बात। अब चौहान साहब झूठ कैसे देखिए, बोलते हैं? वाक्य क्या, मुझे दो कई वाक्य पूरे हो गए। दो वाक्य कहने दो दीजिए। वाक्य और नहीं, मुझे एक कहने मिनट, पड़ेंगे। नासिर जी, मुझे कहने नासिर जी, पड़ेंगे ना- क्योंकि समय इनकी- की इनकी जरूरत मैं है। चुनौती का एक मिनट सर, मैं इनका झूठ बेनकाब करता हूं। मैं इनका झूठ बेनकाब करना चाहता हूं। चुनौती स्वीकार हो रही है। एक मिनट नहीं रुकिए। दूंगा। चौहान साहब जल्दी से दो वाक्य है। चुनौती हाँ, स्वीकार आम दो आदमी पार्टी के वाक्य। प्रवक्ता ने कर ली है। कैसे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोरे झूठ बोलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, दो बार रिप्लाई रहे, देना और वो ये नासिर कहते भाई। हैं, दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 5 लाख लोगों की पेंशन कट गई हरियाणा में। चलिए, ठीक मैं है सर। चुनौती देता हूं, 5 लाख का आधा नासिर भाई। और ठीक है सर, उसका ठीक आधा है चौहान नहीं। साहब। ठीक है, ठीक है चौहान साहब, नो नहीं, चौहान साहब, कई वाक्य हो गए। आपको क्या समस्या मेरे से? कई सारे वाक्य हो गए। आपने मेरा वाक्य पूरा होने दिया क्या? अरे सर, आप आपके दखल बहुत दे सारे रहे वाक्य हैं। पूरे दस ये मिनट नहीं हो ये गए। चलेगा। आपका पैराग्राफ पूरा हो गया, आप वाक्य की बात मेरा कर रहे हो। वाक्य पूरा होने चौहान साहब। दीजिए। मेरा वाक्य आपने कहा मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। आप मेरे सेंटेंस को आप कैसे पूरा कर सकते हो? नासिर, मैं कर रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं 5 लाख लोगों की पेंशन कटी है हरियाणा रिप्लाई देना में। नासिर जी, रिप्लाई। बदतमीजी बंद करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 5 लाख के आधे और उसके भी आधे लोगों की पेंशन कटी हुई साबित कर दें, तो मैं मान लूंगा कि उनके ठीक है। किसी अब आरोप बोलिए में रमन जी। सच्चाई है। रमन जी अरे बोलिए। झूठ की दुकान चलिए, चलाते बोलिए हैं। रमन जी, फिर मैं आ रहा हूं। देखिए मुझे प्रोफेसर ऐसे ही इनके अच्छा, एक और BPM सवाल, इनका सवाल और दीप कमल जी का, एक मिनट सर, BPM दीप कमल जी का सवाल और जोड़ लेते हैं। दीप कमल जी बोलिए, आपका भी सवाल है कोई? अरे चुनौती आपने झूठ दे की दी। दुकान चलाते हो, नहीं चलेगी। एक मिनट सर, हरियाणा एक की मिनट सर, जनता चौहान साहब, अब इन रुकिए, दीप झूठे- कमल जी का भी, उनका भी टाइम है, फिर औरों की भी है। हरियाणा की जनता- चुनौतियों का जवाब देंगे दूसरी हरियाणा पार्टियों के की लोग। जनता दीप कमल जी बोलिए। इन झूठों को, बोलिए दीप कमल जी। हरियाणा की जनता इन
इन झूठों को सीरियसली नहीं लेते। बोलिए दीप कमल जी। मैं देखिए दो बातें मैं इसलिए तब कह रहा था कि जो अर्जुन सुडैल जी बोल रहे थे कि साथ साथ जवाब हो जाता है उसका, तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। हमारी पार्टी का 25 सितंबर का सीकर का आयोजन विशुद्ध रूप से जननायक जनता पार्टी का आयोजन था। चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हमारा एक राजनीतिक कार्यक्रम था। हमने हमारी पार्टी के अलावा किसी और को आमंत्रित नहीं किया। आप लोग बार बार ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए कि बीजेपी के लोग वहां आए नहीं या कोई और नहीं आया। वो हमारी पार्टी का हमारे दम पर आयोजन था पूरी तरीके से। हम अपनी क्षमता भी आजमा रहे थे और उसको दिखा भी रहे थे। दूसरी बात, फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर हमने आयोजन नहीं किया इससे पहले, क्योंकि इसी बार किया, सीकर में जाकर करना पड़ा, हरियाणा में जगह नहीं बची। पार्टी अलग पार्टी बनने के बाद, जेजेपी बनने के बाद 2019 में हमने रोहतक के गुहाना रोड पर हुडा ग्राउंड में बहुत बड़ा आयोजन किया, चुनाव से ठीक 1 महीना पहले। 2020 में कोरोना चल रहा था पूरे देश में, सभी 22 जिलों में आयोजन किए और दिल्ली में संघर्ष स्थल पर आयोजन किया। 2021 में नूह मेवात में मुंबई एक्सप्रेसवे पर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा स्थापित की और वहां पर जनसभा की। 2022 में दादरी और कैथल में 2 प्रतिमाएं स्थापित की और 22 के 22 जिलों में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लगाने का लक्ष्य पूरा किया। दोनों जगह पर जनसभाएं की। कई बार हम हर साल आयोजन कर, तो फिर ये क्यों रिपीट करते हैं बार बार, जब इन बातों का जवाब दिया जा चुका है। मैं सर वो वाली बात जो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए चौधरी वीरेंद्र और जहां तक एक चीज और ये बीच बीच में सारी पार्टियों के नेता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मेरा टाइम भी देता हूं। हम इस वाले टॉपिक पर बात नहीं करनी, हमें वो रैली। मैं एक बात का जवाब और दे देता हूं, बस एक बात का जवाब और दे देता हूं मैं आपको। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ 5 सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अब आप बोल दीजिए। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ 5 सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अभय सिंह चौटाला के खिलाफ अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और उसके साथ समझ में भी आएगा। और उसके साथ जो ये बीच में कोई शराब घोटाले का कोई जिक्र कर रहे थे, 6000 करोड़ रुपए हरियाणा का बजट होता था एक्साइज इनकम का, 3.5 साल में 12000 पहुंच गया है, वो डबल हो गया है। 6000 से डबल कर दिया है एक्साइज की, जो शराब से इनकम होती है सारी, जो जहां पर लीकेज होती थी। अब मैं एक करके जवाब ले लेता हूं चुनौतियों पर। सारी सुडैल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। रमन जी आपसे, सुडैल जी आपसे, पर आप ये किसी राज्य में नहीं मिलेगा, किसी सरकार में नहीं मिलेगा। रमन जी आप बोलिए। कई सारी चुनौती आपको दे दी गई, 5 लाख से 5 लाख से और भी कई सारी। और मेरा, रमन जी बोलिए। मेरा वो चैलेंज अभी भी वही है, एक भी घोटाले के बारे में कोई भी पैनलिस्ट, ठीक है रमन जी, कुछ भी तरीके से बता दे। रमन जी बोलिए। यूं राजनीतिक बातें एक मिनट में सब अपनी अपनी हम बात रख लेंगे, बीच में 1 मिनट तक तो कोई बोलना ही मत। जी रमन जी बोलिए। नासिर भाई, जो वीरेंद्र भाई ने हुड्डा साहब को लेकर टिप्पणी की है, मैं थोड़ा उनको हस्तक्षेप में थोड़ा जवाब दे देता हूँ। वो भूल गए हैं कि थर्मल प्लांट हमने लगाए, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। बात क्या हो रही है? अरे चौहान रुक जा भाई, तेरा किसी ने नहीं कहा कि भाई भी बोल रहे, आप भी बोलो, क्यों कर काम चलेगा? नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया। बात ये कि वो ये कहते हैं कि नहीं हो रहा है। अरे भाई मना करे कि साहब ने कितना भाई भाई का बोलो यार। 10 साल सरकार चलाओगे, 10 साल में कुछ तो काम हुए होंगे, होते होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमने कब मना किया? मैंने कुछ ऐसा कहा था? मैंने ये कहा सवाल ही नहीं किया, जवाब दे रहे हैं। साबित करें जो कहते हैं। तेरे खट्टर ने एक इटरोड़ा एक मिनट बातें बड़ी बावड़ी बात करो यार, मंत्री सारे तुम्हारे खिलाफ, बावड़ी बात करो, पूरी विधायक पालिका। अरे बावड़ी बात करो, मैं खुली बात कर रहा हूँ, सभी से ये प्रार्थना है कि वही बोलते वक्त सभी अपने अपने कोई ऐसी पर व्यक्तिगत ऐसी टिप्पणी न करे जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। लेकिन अब रमन जी जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उस पर वो चुनौती दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया और बीजेपी ने करवाया, तो एक आध गिना दीजिए। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश है कि किसी तरीके से कोई लोगों में भ्रम डाला जाए। ये सिर्फ भ्रम डालने के लिए कर रहे हैं। ये बोलिए, इनके पास एक भी बात की जानकारी नहीं है, सिर्फ भ्रम डालने के लिए। बड़ी बड़ी बात कही कि माननीय हुड्डा साहब ने ये कहा था कि ईंट तक नहीं लगाई। इतिहास गवाह है, आंकड़े सबके सामने हैं। हमने स्पोर्ट्स नीति नहीं बनाई, हमने रोको यार इनको, ये क्या बात है? किसने पूछा? ये रटा पूछा आपसे? ये पूछा ही नहीं है किसी ने। रखा गया सवाल एग्जाम में आए, ये जवाब दिए जा रहे हैं।
थर्मल प्लांट नासिर भाई ये तो गलत बात है, ये किसी ने पूछा ही नहीं, डोंट इसका जवाब दे रहे हैं। दिस नासिर भाई, ये कोई रैली चल रही है क्या कि भाषण देंगे यहाँ पे अपनी मैंने मनमानी का? सवाल क्या उठाया था? ये रैली चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी की? एक मिनट ये कांग्रेस पार्टी की रैली है क्या? वो अपनी बात रखने का अधिकार है। आप भी कहने का अधिकार है। प्रोफेसर वीरेन जी और दीप कमल जी वो अपनी बात रख रहे हैं ना, नहीं, हमारे विकास जो नहीं कराया है ना। दूसरी बात ये रमन जी रमन जी एक मिनट रमन जी रमन जी भ्रष्टाचार का एक आध आंकड़ा दीजिए, टेंडर बेचे हैं, भ्रष्टाचार का एक आध आंकड़ा दे दीजिए। हरियाणा में एक भूपेंद्र सिंह झूठो है कि कांग्रेस पार्टी चलिए मनवीर चिल्लर जी नासिर जी, चलिए मनवीर चिल्लर जी के पास है आंकड़ा, वो चुनौती स्वीकार करी थी उन्होंने। चौहान साहब वो दे रहे हैं आपको आंकड़े लिखा पढ़ी के साथ पूरे जी। नासिर जी, हाँ चिल्लर जी, एक सारी सीएम कंप्लेंट हुई और थी, मंत्री तो रजिस्ट्री सरकार में घोटाले होते को हुए जेल के लेकर अंदर के है। हजारों कंप्लेंट हुई थी, सीएम विंडो पे सरकार में कंप्लेंट होते हुए लगी ये थी तो हमारे रजिस्ट्री करेंगे, घोटाले को सरकार जाएगी, लेकर पता चलेगा, इनको तो अभी से और पता है। बहुत सारी रजिस्ट्रियां घोटाले में पकड़ी गई थी। और कौन उसके सी? बाद बताओ कहाँ पे? इन्हीं के- बताओ कौन सी? सुनिए बताओ कौन सी? सारण जी सुनिए, बताओ कहाँ दीप कमल जी सुन तो लीजिए, उनको बोलने दीजिए। बताओ कौन सी रजिस्ट्री? सामूहिक माफी दी थी, कौन सी रजिस्ट्री? झूठी कहाँ पर? रजिस्ट्री बताओ। करने के लिए, कानूनों को दरकिनार करते हुए झूठी रजिस्ट्रियां करने के लिए कहाँ पर हुई है? 750 कहाँ पर हुई है? अधिक कौन सी रजिस्ट्री अधिकारियों हुई है? बताओ। को सामूहिक माफी दी थी। आप न्यूज देखिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। 750 कहाँ पर हुई अधिकारियों थी? को कब हुई थी? रजिस्ट्री 7A का घोटाले में मैटर अगर आप सामूहिक कह रहे माफी हैं, देने 7A वाली का दुरुपयोग गठबंधन पिछले सरकार 15 साल है। से चल रहा था, 750 उसको रोका है हमने। से ज्यादा उन अधिकारियों गलत को रजिस्ट्रियों को घोटाले होने से में रोका है अगर हमने। घोटाला नहीं हुआ हमारी सरकार तो आने के कहाँ बाद से सामूहिक और माफी डिप्टी दी सीएम गई? दुष्यंत चौटाला और इसके के साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये संभालने बीजेपी के बाद उनको प्रधानमंत्री रोका गया कहते है। हैं झूठी सरकार। वो वर्षों से चल रही थी, वो पिछले 15 साल से चल रही थी 7A के तहत रजिस्ट्री, हमने रोका है उनको, 2 करोड़ के हमने रोका है सिर्फ। देने वाली झूठी सरकार आपके मंत्री जेल के अंदर है, आपके डिप्टी सीएम जेल के अंदर है, आपकी पार्टी के लोग झूठ बोलने लगे। किसकी थी? ये झूठ बोलने के लिए हो गया बस। झूठी सरकार की झूठी पार्टी होगी ये बिना वजह के। बताइए, ऐसी चुनौती आप बताइए कहाँ पर कौन सी रजिस्ट्री गलत हुई है? एक जगह बताइए। अब एक सवाल और है। एक ही सवाल पूछा उसने रोक लगे। एक बात पूछिए। सर एक सवाल और है, मनवीर जी मेरा आप सभी से एक सवाल और है क्योंकि वक्त की भी कमी एक ही बात में आपका खो दिया आम आदमी पार्टी ने। आप बताइए क्या जवाब है? चलिए मनवीर जी, अब मुझे एक बात बताइए चौहान साहब मेरा आपसे एक सवाल और है। ये इस पर वो चुनौती दी और उन्होंने बहुत सारी बातें गुना दी, अब आपको लगे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने उससे पीछा छुड़ाया। ठीक है मनवीर कर रहा हूँ। डॉक्टर मनवीर चौहान साहब एक बात बताइए कि क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि कोई भी पैनलिस्ट ले जेजेपी के अलावा बिना गठबंधन के अगर चुनाव में इस बार बीजेपी जाती है तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि गठबंधन मजबूत रहना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी उचित समय पर इस विषय में जो तथ्य हैं, जमीनी तथ्य हैं, हमारा सर्वेक्षण है, हमारी राजनीतिक विश्लेषण की जो क्षमता है हमारे संगठन की, उसके आधार पर निर्णय करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये आज की डिबेट में चर्चा का विषय में। नहीं सर, चर्चा का विषय है ना। नहीं, चर्चा का विषय इसलिए वीरेन चौहान जी की गलतफहमी का शिकार है बीजेपी जेजेपी को लेकर। मैंने वीरेन सिंह का बयान है। मैं उत्तर दे दूं, मुझे सुनिएगा कृपा करके। भारतीय जनता पार्टी, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्येक नेता को व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार है। उनकी व्यक्तिगत राय सुनी भी जाती है, सुनी भी जाएगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की की राय के आधार पर निर्णय नहीं लेती। सही समय पर इसका सही निर्णय ले लिया जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं जो आपने नहीं पूछी, लेकिन आज की बहस से वो बिल्कुल रेलेवेंट है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज एक रैली की, मेरी आवाज सुनो, वो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस नेता यानी आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ मसले उस रैली में रखे, किसान की बात की, गांव की बात की। मैं केवल एक सवाल आपकी इस चर्चा के आखिरी छोर पर उछाल रहा हूं कि गांव की, किसान की, खेत की चिंता और उस चिंता का समाधान आज राजनीतिक रूप से दो ध्रुवों के पास है। या भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए या कांग्रेस नीत घमंडिया। जिस कांग्रेस ने उन्हें सीडब्ल्यूसी से आउट कर दिया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मसले पर। इसी में मेरा एक और सवाल है। मेरा वाक्य तो पूरा नहीं हुआ, यही गड़बड़ होती है। चौहान साहब आप पूरा पैराग्राफ
पूरा पैराग्राफ बोल एक वाक्य पूरा बोलने दीजिए मुझे। एक मिनट एक वाक्य पूरा करने चलिए, एक दीजिए। वाक्य सर, आप 2 वाक्य एक करिए वाक्य। सर, 3 वाक्य चौहान साहब, एक कहने देगा तब ना। रमन जी एक मिनट उन्होंने बोलने दीजिए, बोलिए डॉक्टर वीरेन। खेत किसान, खेत गांव किसान के सवाल का हल करने के 2 रास्ते, या कांग्रेस नीति घमंडिया या भाजपा नीति एनडीए। अब मुझे एक बात और बताइए, उस बयान पर आपका क्या कहना है चौहान साहब? 2 वाक्यों में आप क्या कहेंगे उस बयान पर कि हमारी वजह से सत्ता आई थी, हमारी वजह से सत्ता आई थी, वरना कोई सौदा ही नहीं था। नासिर भाई बात तो करने दीजिए ना। एक मिनट रमन जी, इनको रोक दीजिए। मैं रमन जी एक मिनट, रमन जी एक मिनट। वीरेंद्र सिंह का जो बयान था कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं की वजह से सत्ता आई थी, वरना बीजेपी का कोई सौदा ही नहीं था, इस पर आपका क्या? सवाल पूछा है तो उत्तर कृपया सुनिएगा। मेरा पहली जो टिप्पणी थी उसको कंप्लीट करूंगा कि जिस कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग लागू करने के सवाल पर सीडब्ल्यूसी से चौधरी वीरेंद्र सिंह को उठाकर बाहर कर दिया था, क्या वो कांग्रेस किसान हितैषी हो गई? अब क्या वो वहां उस कांग्रेस के पास? अब ये हो गया चौहान साहब आखिरी सवाल का जवाब। आखिरी बात, आखिरी, ये इनको बीच में बोलने। रमन जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके साथ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट। हाँ, दूसरी बात भाई रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। रमन सिंह सुन लो यार, सवाल मेरे से पूछा, बावड़े हो क्या? रमन सिंह को सुनाई नहीं दे रही क्या मेरी आवाज? आप बोलिए अपनी बात। क्यों बोलूं भाई, क्यों ऊर्जा बर्बाद करूंगा मैं? प्रधानमंत्री भी रोक दीजिए इनको यार। क्या ये रमन जी एक मिनट, रमन जी डिबेट का थोड़ा सा वक्त रह गया, 20-25 सेकंड है जी। सवाल मुझसे पूछा गया, उत्तर ये है कि सवाल आपका था कि कांग्रेस से आए नेताओं की वजह से ही हाँ, बीजेपी सत्ता में आई है, वरना कोई सौदा ही नहीं था। जी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब 14 में सत्ता में आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की भूमिका थी। किसी को इस भ्रम में रहना नहीं चाहिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को, बड़े से बड़े नेता को, कि किसी 1, 2 या 3 लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है चौहान साहब, क्योंकि अर्जुन सुडेल जी जल्दी से आगे नहीं, संगठन और विचार बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है सुडेल जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं रमन जी फिर आपको बता रहा हूं। नासिर जी इनको चुप करिए पहले, जल्दी से। हाँ जी नासिर जी हाँ बोलिए सर। हाँ हेलो नासिर जी, इतनी देर में तो मेरी बात कह लेता है, इतनी देर में तो मैं सारी की सारी। देखिए नासिर जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने जो शुरुआत की है, वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की आवाज नहीं सुनी, ये बात दोहरा के क्या पाओगे? सीधे सवाल के जवाब को जो पूछा जा रहा है, में कोई नई बात होती है तो ये बातें हो चुकी है। मेरी एक बात आपसे, एक सवाल आपसे सर, 20 सेकंड तो बोलने दीजिए उनको। नहीं, वो बात रिपीट कर रहे हैं ना, जो भी है उनकी पुरानी बातें सुन लीजिए। देखिए बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, सबके बीच में बोल रहे हो आप। मेरी सुनिए ना। दूसरी बात, राजस्थान में रैली कर करके जो लोगों को लेकर के सालासर जी और खाटू श्याम जी के दर्शन के, रमन जी आखिरी प्रतिक्रिया, ये भी रिपीट है। ठीक है, ये भी रमन सिंह जी, ठीक है, ये भी रिपीट है। ये जी आपके पास आऊंगा। रमन जी आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ चलिए, मनवीर जी। अच्छा, मनवीर जी ये बता दें कि जिनके नेता, जिनके मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, ठीक है सर, वो फजीहत साहब हमें नसीहत देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? 99% बीजेपी खुद मियां फजीहत, हमको नसीहत, खुद मियां फजीहत, भाजपा को नसीहत, बता दीजिए, जमानत तक नहीं मिल रही, इतने पाप किए हुए हैं। यही ईडी दर्जनों बार जमानत की अर्जी लगाने पर जमानत नहीं मिल रही। ठीक है सर, ठीक है। मेरी प्रतिक्रिया में नासिर भाई आपसे एक सवाल है बस। मैं आपसे ईमानदारी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में जब से ये परिवार एक्टिव हुआ है वीरेंद्र सिंह जी का, आपने शायद 100 खबरें दिखाई होगी, उनमें से आपको कोई एक खबर कभी की याद है जब दुष्यंत और जेजेपी का जिक्र ना हो और खबर आपने दिखाई हो? मैं आपसे ईमानदारी से जानना चाहता हूं। नहीं, पॉलिटिक्स में जब नेताओं की आपस में किसी से एक भी बात होती है तो वो उसका जिक्र करते हैं। मेरे कहने जैसे आपने अभी कहने का मतलब नहीं, आप जवाब, मैं आपसे आप तो हमेशा सवाल करते हैं।
मैं आपसे एक जवाब पूछ रहा हूँ। हाँ, वो करते हैं, वो करते हैं, वो रचाना का जिक्र करते हैं, साथ का करते हैं, दुष्यंत चौटाला का करते हैं। वीरेंद्र सिंह का एक भी वाकया, एक भी बयान जो कि दुष्यंत के खिलाफ नहीं हो, दुष्यंत के बगैर किसी और की तरफ हो, एक भी याद आए तो बता दो। ठीक है, अरे एक मिनट अर्जुन भाई, एक मिनट अर्जुन भाई, नासिर भाई मैं आपसे ईमानदारी से फिर पूछ रहा हूं, मैंने कहता हूं उनकी खबर कभी दुष्यंत, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। वीरेंद्र सिंह की खबर कभी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोले बगैर बनी है क्या? उनकी रैली की भी आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दुष्यंत के खिलाफ बोले हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं नासिर भाई, कोई एक भी खबर याद आपको आती हो जब दुष्यंत और जेजेपी का जिक्र ना हो और वीरेंद्र सिंह खबर कवर करने लायक बने? बताओ। देखिए 6 महीने में। एक मिनट, ऐसा है, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता होती है तो उसमें अपने विरोधियों का नाम तो लेंगे वो। अब जैसे जेजेपी के नेता इनेलो का लेते हैं, इनेलो के नेता जेजेपी का लेते हैं, तो ये तो होता ही है। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं फिर फेल हो गया सवाल। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कभी खबर बनी है क्या? खबर में बनते हैं, नहीं बनते हैं। दुष्यंत के बगैर कभी चर्चा में आए हैं वीरेंद्र सिंह? चर्चा में आने के लिए दुष्यंत का नाम लेते हैं, चर्चा में खबर बनवाने के लिए दुष्यंत का नाम लेते हैं, रेलिवेंट रहने के लिए दुष्यंत का नाम लेते हैं। सिर्फ अपना बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। रमन जी, आप अगर कुछ बोलना चाह रहे थे, फ्रीज हो गया था आपका जी। अच्छा, फिर भी फ्रीज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेन जी, दीपकमल सारन जी, अर्जुन सुडेल जी, रमन सिंह जी और डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए। तो बयान दिए ही जाते हैं नेताओं की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव का शोर और ज्यादा सुनाई देगा तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, अपनों पर भी लगेंगे, दूसरों पर भी लगेंगे। आज उसका एक सबब देखने को मिला, एक नजीर देखने को मिली चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से। सियासी सपने दूर होते अपने, किस तरह के रास्ते होंगे पार्टियों के, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी अपने आप को सब मजबूती के साथ सियासत के मैदान में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम स्थापित भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरों में तक के साथ जुड़ने के लिए। बने रहें खबरों में तक के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।